हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ इस सीरीज को बनाते हुए 2022 एग्जामिनेशन सीरीज, जिसके अंदर मैंने आपको सारे चैप्टर अब तक कवर करवा दिए हैं। अब हमने क्या करा है, क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज को शुरू करा है साथ में। उसके अंदर मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स करवा रहा हूँ जो मुझे लगता है कि भैया इस सब पेपर में आ सकते हैं। और पहले जो पेपर के अंदर आ चुके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी मैंने कवर करवा दिए हैं। आपने मनी क्रेडिट की देख ली वीडियो। हाँ जी। उसके बाद जो उसका अगला चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन, वो देख लिया। अब हम करेंगे ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहूंगा। तो ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर ना अनलिमिटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। वो चैप्टर की जो लेंथ होती है बहुत ज्यादा होती है अगर आप कंपेयर करो सिविक्स से और इकोनॉमिक्स से। बहुत छोटी छोटी सी कहानियां होती है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर अभी मैंने सिर्फ 8 क्वेश्चंस को कवर करूंगा। इन 8 क्वेश्चंस ये वो क्वेश्चंस है जो पहले पेपर में आ चुके हैं और इस बार मुझे लगता है शायद आ सकते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, इसमें एक भी कोई भी छोटा क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर मैंने देखो ये लिख रखा है वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। लगभग लगभग अगर मुझसे पूछा जाए ना कि भैया इस चैप्टर में कितने शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं जो 1 मार्क्स के बन सकते हैं, कम से कम 100। जी हाँ, आपको 100 क्वेश्चंस अपने दिमाग में बिठाने होंगे, वो कहीं से भी पूछ लेगा उठा करके। भैया किस तरीके से पूछ सकता है, वो आपको ये बोल देगा जो जूट की इंडस्ट्री है वो किस तरीके से हमारे देश के अंदर उसने ग्रो करा। छोटे छोटे से क्वेश्चन जो एक नंबर के अंदर पूछे जा सकते हैं, जैसे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसके लिए कैपिटल की कितनी जरूरत पड़ती है। तो लगभग 100 क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। आप देखो 100 को यहाँ पर उतारना बहुत मुश्किल था, तो मैं आपको एक ही सजेस्ट करूंगा, एक ही बात को, यूलैक में जाओ। वहां पर काफी सारे क्वेश्चन है जो 1 मार्क्स के हैं, वो पढ़ लो। यहाँ पर जो बड़े क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि हाँ भैया आप नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे, वो मैंने यहाँ पर उतार दिए। जो मैंने एक वीडियो बनाई थी उसके अंदर भी मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चन बताए थे, काफी बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे, क्वेश्चन से रिलेट कर देता हूँ वहीं पर ही। उस वीडियो को देख लेना, वरना आपको ये वीडियो में भी शायद समझ ना आए। ठीक है, अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन को समझना, उसके बाद आंसर लिखना। बच्चे आंसर पे फोकस करते, क्वेश्चन पे नहीं करते, कहीं ना कहीं नुकसान खा जाओगे। देखो ठीक है, द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। एक्सप्लेन। यानी कि अगर कोई भी इकोनॉमी है उसकी अगर स्ट्रेंथ चेक करनी है ना, उसकी ताकत चेक करनी है, तो कुछ मत देखो, उसके अंदर ये चेक करो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कितनी है और वो किस तरीके से ग्रो कर रही है। ये क्वेश्चन 2016 2018 में पूछा गया था सीबीएसई के अंदर। 2015 में इसी क्वेश्चन को उन्होंने ये बोला था कि किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है। बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी है, यानी कि उसने सपोर्ट करा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज किस तरीके से। दोनों का आंसर सेम होगा, यहाँ पर आ रहा है, एक बार पढ़ लो पॉज करके। इसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है जब से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आई है काफी सारी जॉब्स बढ़ चुकी हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि भैया हमारे जब से देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का बढ़ना शुरू हुआ है, गरीबी बहुत ज्यादा कम हो गई है। पहले लोग सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते थे, अब लोग के पास अदर ऑप्शन है, वो है सेकेंडरी सेक्टर का, वो है टर्सरी सेक्टर का। ठीक है ना, यानी कि अब चीजें बना रहे हो, कम्युनिकेशन है, वहां पे भी तो आप जा सकते हो ना, खाली एग्रीकल्चर के ऊपर आप बेस नहीं हो। दूसरा, अब जो पहले हम एग्रीकल्चर करते थे वो भी यार ट्रेडिशनल वे होता था, अब हमने इसको मॉडर्नाइज कर दिया। मॉडर्नाइज यानी कि अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, तो काफी सारे तरीके हैं, काफी सारी बातें हैं जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को ना बैकबोन बोला जाता है किसी भी इकोनॉमी का, किसी भी देश का। ठीक है, पढ़ लो इसको, नोट कर लो, वो कोशिश करो हाथ के हाथ याद करो। अगला क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। जब मैं आपको नोट्स करवा रहा था इस चैप्टर के, तो मैंने आपको बताया था कि भैया एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री ये कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि एकदम साथ में चल रहे हैं आज। किस तरीके से, इस बात को आपको एक्सप्लेन करना है, एग्जांपल देना है, एग्जांपल दे सकते हो। एक बात बताओ, कोई भी इंडस्ट्री है वो क्या करती है, वो किसी चीज को बनाती है। वो जो चीज बना रही है वो आती कहां से है, वो आती किससे, एग्रीकल्चर से आती है। कॉटन हो गया, जूट हो गया, शुगर केन हो गया, ये सारी चीजें कहां से आ रही है, एग्रीकल्चर से। तो बेसिकली अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा ना तो इंडस्ट्री वर्क नहीं कर सकती, वो बनाएगी क्या। चलो भैया, क्या भैया खाली इंडस्ट्री ही के साथ ये ऐसा है, अब भैया एग्रीकल्चर है, अभी मैंने आपको बताया था जब से इंडस्ट्रीज आने लगी है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आ रही है, एग्रीकल्चर क्या हो गया, मॉडर्नाइज हो गया है। अब वो पहले इरिगेशन के लिए पाइप्स वगैरह का इस्तेमाल करता था, छोटी चीजों का इस्तेमाल करता था, अब वो पंप का इस्तेमाल करता है। कौन, एक फार्मर। पहले वो मैन्योर का इस्तेमाल करता था, अब वो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करता है। खाली ये नहीं कि एग्रीकल्चर ही इंडस्ट्री को योगदान दिया, इंडस्ट्रीज ने भी काफी सारा एग्रीकल्चर को योगदान दिया है, जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हो इस वाली बात को। ठीक है ना,
अगला क्वेश्चन ये है, हाउ डू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड, एक्सप्लेन। ये वर्ड देख लो, हैंड इन हैंड, अगर ये वर्ड कहीं पे लिख दिया जाता है ना, वहां पर आके बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, वो बोलता है ये क्या बात है। हैंड इन हैंड का मतलब होता है दोनों साथ में मिलकर चलते हैं, यानी कि जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ रही है वैसे अर्बनाइजेशन भी बढ़ रहा है, यानी कि शहर भी बढ़ रहे हैं। किस तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, छोटी सी बात है, कोई शहर है और एक गांव है, उसके अंदर फर्क क्या है, ये इंडस्ट्रीज का तो है, फैसिलिटीज का ही तो है। अगर किसी जगह पे इंडस्ट्रीज है, काफी सारी फैसिलिटीज है, आप बोल देते भैया ये शहर है, ये सिटी है। यहीं किसी जगह पे कुछ भी नहीं है तो आप बोल देते भैया ये तो गांव है। ये तो होगी नॉर्मल भाषा में। अब आते हैं किताबी भाषा के अंदर, किसी भी इंडस्ट्री को अगर वर्क करना है तो उसको क्या क्या चाहिए, उसको मार्केट चाहिए, लेबर चाहिए, बैंक चाहिए और सारे रिसोर्सेज चाहिए जो उसको बनाने में हेल्प करे। और वो कब होगा, जब वो किसी शहर के अंदर काम करेगी। पहली बात, कोई शहर है उसको काम करने में कब मजा आएगा, यानी कि ग्रो करने में कब मजा आएगा, जब वहां पे काफी सारी इंडस्ट्रीज होगी, काफी सारी ऐसी चीजें होगी जो वहां के लोगों को जरूरत होती है। ठीक है, तो जैसे जैसे शहर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इंडस्ट्रीज भी बढ़ रही है और ये दोनों साथ में मिलकर के बढ़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो बहुत बारी पूछ चुके हैं, हर साल आ रहा है और इस बार भी प्री बोर्ड के अंदर पूछा गया था काफी स्कूल के अंदर, कि भैया डिफरेंस बताओ बेसिक और कंज्यूमर इंडस्ट्रीज में, एग्रो बेस्ड और मिनरल इंडस्ट्रीज के अंदर। तो प्लीज जो डिफरेंस है इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना। जैसे कि मैंने आपको बोला, पहले ही बोल दिया था कि जब इस वीडियो को देखना शुरू करो तो पहले वो नोट्स की वीडियो देख लेना जो मैंने आपको बताया था। लगभग लगभग 20-22 मिनट के अंदर मैंने आपको पूरा चैप्टर कवर करवा दिया 2 पार्ट्स के अंदर। ठीक है, तो देख लेना, उसके अंदर मैं आपको अच्छी तरीके से बताया था बेसिक इंडस्ट्रीज क्या होती है, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज क्या होती है, एग्रो बेस्ड क्या होती है, मिनरल बेस्ड क्या होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आया था कुछ अच्छे क्वेश्चंस। Though India is an important iron steel producing country in the world, yet it is not able to perform to its full potential. वो ये कहता है कि जो हमारी हिंदुस्तान है उसके अंदर आयरन और स्टील की जो प्रोड्यूसिंग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि काफी बड़े लेवल पे है, बट फिर भी कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर सबकी लोहे की और किसी स्टील की जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है। ऐसा क्यों? देखो छोटी सी बात है, कोई भी चीज आपके पास कितनी भी है वो तब तक बेकार है जब तक आपको उसका इस्तेमाल करना नहीं आता। बिकॉज हमारे यहाँ पे जो लेबर है वो इतना अच्छी तरीके से अभी वेल स्किल्ड नहीं है, इतनी अच्छी तरीके से एजुकेटेड नहीं है कि उसको उसका इस्तेमाल करना है। पहला रीजन, जो मेजर रीजन है। दूसरा है कि ऐसे इंडस्ट्रीज को ना वर्क करने के लिए फुल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ये हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी एनर्जी का जो लेवल है ना वो इतना हाई नहीं है कि भी आप पोटेंशियल तक बाहर जा सके। ठीक है, और भी काफी सारे रीजंस हो सकते हैं कि जो मशीनरी इधर चाहिए होती है वो अभी हमारे सरकार के पास है नहीं, हमारे देश वालों के पास है नहीं। पहले एक बात बोलना चाहूंगा, जब आपको चैप्टर करवा रहा था और अब जब कुछ समझा रहा हूँ एक ही बात बोलूंगा, ये सारे के सारे क्वेश्चंस पुराने हैं। पुराने इन द सेंस की जैसे आपको पता है ना एनसीईआरटी 10-15 साल से अब तक अपडेट नहीं हुई है, तो अभी मैंने कुछ वर्ड्स यूज करे थे, अनस्किल्ड लेबर है और एनर्जी पूरी नहीं है, तो ये सब पुरानी बातें। आज के टाइम पे ऐसा ब्रेक भी बहुत कम है, हर जगह एनर्जी है, यानी हर जगह आप देख सकते हो इलेक्ट्रिसिटी है, थर्मल पावर के प्लांट्स लगे हुए हैं, सोलर एनर्जी मिल जाती है, लेबर आप देख सकते हो हर जगह इंजीनियर है। तो ये सब पुरानी बातें तो बट कोई नहीं, अब आपको लिखना पड़ेगा। अगला है डिस्क्राइब द कंडीशंस ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिफोर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का होता है आजादी से पहले हमारी जो कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसके हालात कैसे थे। वीडियो को पॉज करो, एक बार पहले पढ़ लो कि जब मैं बोलूंगा समझ आएगा आपको। देखो हमारे हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। वो क्यों कहा जाता था? बिकॉज हमारे पास सारे के सारे रिसोर्सेज थे। तो पहले के अंदर भी क्या था, यही बात थी, बट फर्क ये था कि उन सारे रिसोर्सेज के ऊपर अधिकार किसका था, अंग्रेजों का था। तो पहले पॉइंट आप ये लिख करके आओगे। दूसरा आप ये बोल सकते हो कि भैया जो हमारी क्वालिटी है वो ऐसी उसकी क्वालिटी थी कॉटन की जो बाहर के देश थे उसको कभी कंपेट नहीं कर पा रहे थे। हमारा इंडिया पहले भी बहुत अच्छा एक्सपोर्ट करता था किसका, कॉटन का, और आज भी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट अच्छा करता है। तो 3 या 4 पॉइंट्स के अंदर अब इस बात को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अब आता है विच आर द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। नोट्स करवाते वक्त मैंने आपको बताया था कि कोई भी पर्सन अगर वो बिजनेस कर रहा है तो किन किन फैक्टर्स को देखेगा अपनी इंडस्ट्री को, अपने बिजनेस को सेटअप करते वक्त। मैंने आपको बोला था, अपना एक एग्जांपल समझो। आप क्या देखोगे? सबसे पहले आप देखोगे वहां पे भैया मार्केट है या नहीं है। मार्केट मतलब बाजार। अगर आपने कोई चीज बनानी शुरू करी तो उसको बेचोगे कहां पर? वहां पे इलेक्ट्रिसिटी है या फिर नहीं है, वहां पे लेबर है या नहीं है, लेबर है तो किस कॉस्ट पे, सस्ती है, महंगी है,
स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, ये सारी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। और भी काफी सारी चीजें देखनी पड़ती है, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है या नहीं है, वाटर सप्लाई है या फिर नहीं है। ये छोटे छोटे से फैक्टर्स हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं किसी इंडस्ट्री की लोकेशन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन वो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। बात मान लो यू लाइक में जाओ, उसके अंदर आकर के देखो लगभग 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 के 100 आपको दिमाग में बिठाने पड़ेंगे। मैं याद करने के लिए कह रहा हूँ, आपको सिर्फ दिमाग में बिठाने के लिए कह रहा हूँ, बिकॉज ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, उसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं। ठीक है, तो उसको पढ़ लो, नहीं भी हमें वो नहीं पढ़ना। आसान तरीका ये है कि एनसीईआरटी का लगभग ये चैप्टर 10 से 12 पन्ना हुआ होगा, मैंने कुछ रफ आइडिया बता रहा हूँ। उन 10-12 पन्नों को अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा लो, टॉप कर दोगे, बिलीव मी। अगर तुम सोचो भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हम पास हो जाएंगे, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सिंपल सा होता है जिनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, आ जाएंगे, ऐसा मैं कहीं भी नहीं कह रहा, पहले बता के चल रहा हूँ। काफी सारे बच्चे होते हैं वो बोलते भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो। तो वो इंपॉर्टेंट मेरे लिए कुछ हो रहा है, आपकी मैम के लिए कुछ हो रहा है, और जो पेपर इस बारी बनाएगा उसके लिए कुछ हो रहा है। ठीक है ना, ये तो बात है ना, हर बंदे की जरूरत, हर बंदे की सोच अलग होती है। इसी तरीके से क्वेश्चंस के ऊपर मुझे पेपर बनाने के लिए दिया जाए, मतलब एक दो क्वेश्चन देकर के आपको पास करवाना चाहूंगा कि भैया बेसिक और कंज्यूमर इंडस्ट्री के अंदर फर्क बता दो एग्रो और मिनरल वेस्ट में। अब यही कोई अलग टीचर पेपर बना रहा है जो कुछ ज्यादा बड़े लेवल पे सोचता है, तो देगा ऐसे क्वेश्चन, जैसे 5th क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन देगा। तो सबसे अच्छा तरीका है एग्जाम में टॉप करने का, क्या सारी की सारी चीजों को अच्छी तरीके से लर्न कर लो। ठीक है, और बजाय इंपॉर्टेंट के पीछे भागने से बढ़िया सब चीजों को पीछे भागो, इससे आपकी नॉलेज भी गेन होगी, आपके मार्क्स भी अच्छे होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो।